गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम फ्रेंड्स। हम यहाँ शुरू करेंगे आज फिजिक्स का तीसरा लेक्चर। ये हमारे 2500 प्लस साइंस की महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है। इससे पहले हम फिजिक्स के 2 लेक्चर कर चुके हैं जिसमें हम महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन कर चुके हैं। मैं हूँ अमर मिश्रा, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल आर्म्स क्लासेस पर। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन क्या है कि वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट आए तो ये किस बात का संकेत है। ठीक है, वायु दाब मापी क्या होता है बेटा, इसको कहते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या करता है कि वायु के प्रेशर को मेज़र करता है। बैरोमीटर 2 तरह के होते हैं। यहाँ पर क्या है, पारे की बात की गई है कि उसकी गिरावट में, तो यहाँ हम पारे वाले का बात करेंगे। 2 होते हैं, एक होता है डिजिटल और दूसरा होता है मरकरी बेस। मरकरी को हिंदी में कहते हैं पारा। ये होती क्या है, एक 3 फीट, ये मान लीजिए एक 3 फीट ग्लास की ट्यूब होती है। ये ग्लास की ट्यूब है 3 फीट, जो एक तरफ तो क्लोज रहता है। मान लीजिए आपके पास एक ग्लास है 3 फीट लंबा, या फिर नल की पाइप है, तो उसको आप 3 फीट लंबा करके नीचे से क्लोज करके उसमें पारा भर दीजिए। फिर एक कंटेनर होता है। कंटेनर मतलब जिसमें हम कुछ पैक करके रखते हैं। जैसे मान लीजिए बड़े से ये ड्रम होती है, तो ड्रम ही मान लीजिए, तो एक कंटेनर हो गया। कंटेनर में क्या करते हैं हम लोग, उसको रख देते हैं ओपन करके। कंटेनर भी पारे से भरा होता है। और जब अब देखिए, अगर मौसम शांत है, स्थिर है, ठीक, तो स्थिर है तो इसका मतलब क्या है कि जितना प्रेशर बाहर का है एनवायरनमेंट का, उतना ही प्रेशर पारे के ऊपर है, क्योंकि वो भी तो ऊपर से ओपन है। और जब अचानक से अगर प्रेशर गिर रहा है, तो प्रेशर गिरने का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए आप किसी बॉल को दबाए हुए हैं, अगर गुब्बारा आपके पास है, कोई बलून है, तो आप उसको जब दबाए हुए हैं तो उस पर प्रेशर ज़्यादा है, तो वो उसका आयतन क्या होगा, अंदर की तरफ दबेगा। लेकिन जैसे ही आपको उसको छोड़ते जाएंगे तो प्रेशर रिलीज होगा। इसका मतलब क्या है कि आप उसके ऊपर कम भार लगा रहे हैं, तो जब प्रेशर गिरता है तो इसका मतलब क्या है कि जो एयर है, एयर की जो लेयर है, मैंने आपको बताया था कि आयनोस्फीयर में है, एक्सोस्फीयर, मेसोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, तो ये सारी जो एयर की लेयर है ये इस पर कम वेट लगाती हैं। जब कम भार लगाएंगी तो क्या होगा, ये पारा नीचे की तरफ गिरेगा। अब पारा नीचे की तरफ गिरेगा और एयर ऊपर की तरफ जाएगी। एयर जैसे ही ऊपर की तरफ जाएगी और पारा नीचे की तरफ गिरेगा, तो बीच में क्या होगा, एक खाली एरिया उसको मिल जाएगा। फिर उस एरिया को फिल करने के लिए मौसम क्या होता है, तूफानी हो जाता है। मौसम कैसा होता है, तूफानी होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही है जिसमें तूफानी है, ऑप्शन डी, 41 का ऑप्शन डी सही है। मौसम कैसा होगा, तूफानी होगा। अगर गिरावट आए तो किसका संकेत है कि मौसम तूफानी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 करते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। ये सबको पता है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, लेकिन ऐसा क्यों है। आइए ऑप्शंस को देखते हैं। अधिक दाब पर पानी कम तापक्रम पर उबलने लगता है। पहला ऑप्शन है कि अधिक दाब अगर होता है तो पानी कम ताप पर उबलने लगता है। दूसरा है कि अधिक दाब पर अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। कहने का मतलब है कि दूसरा ऑप्शन आपको ये बताना चाहता है कि जब दाब ज़्यादा होगा तो पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगेगा। मतलब दाब अगर ज़्यादा हुआ तो पानी, मान लीजिए अगर पहले 100 डिग्री पे उबलता था तो अब उससे ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है और यही ऑप्शन करेक्ट है। अभी मैं समझाऊंगा रीजन व्हाई, तब तक तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही उबलता है, लेकिन अधिक दाब पर उष्मा की मात्रा अधिक होती है, ऐसा नहीं है। कुकर के अंदर संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, ऐसा भी नहीं। अब देखिए ये रीजन क्या है कि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। आपने पढ़ा होगा कि बॉइलिंग पॉइंट जो होती है, मतलब जो क्वथनांक होता है द्रव का, वो जब हम दाब बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, बढ़ जाता है। अभी भी समझ में नहीं आएगा, आप ऐसे समझिए, एग्जाम्पल से समझिए। अगर मान लीजिए हम 1 लीटर वाटर है, अगर उस पर अभी 760 mmHg का प्रेशर है, अगर हम उसको डबल कर दें, ठीक, अगर उसको हम डबल कर दें, 1520 कर दें, तो क्या होगा, अगर अभी पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबल रहा है, अभी वाटर है जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो रहा है, उसका टेम्परेचर अब 25 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। अभी 125 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलेगा। तो इस 25 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से इफेक्ट क्या हुआ कि अब जो लेटेंट हीट थी वो बढ़ जाएगी, वाटर के अंदर की लेटेंट हीट बढ़ जाएगी। तो उसके अंदर, अब कुकर के अंदर जो भी मटेरियल है उसके पास उस वाटर में लेटेंट हीट ज़्यादा होगी, और फिर जो भी पदार्थ होगा वो क्या होगा, और तेज़ी से उबलेगा। क्योंकि उबल क्यों रहा है, हीट से ही तो। लेटेंट हीट ज़्यादा होगी तो वो और तेज़ी से उबलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। सीधे सिंपल ये है कि अगर दाब हम बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक, ऑप्शन भी सही है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 43। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों। यह भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से होता है। आइए समझाते हैं क्यों। यहाँ पर इसका ऑप्शंस देख लेते हैं। हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, नहीं, भार तो उतना ही रहेगा। वायु दाब, भार तो और कम भी हो सकता है, क्योंकि ऊपर जाने पे क्या होता है, जी का मान घटता है ऊपर नीचे जाने पर, तो और घटना चाहिए। वायु दाब बढ़ जाता है,
वायुदाब बढ़ेगा कैसे? अगर आप ऊपर जाएंगे तो आपके ऊपर से एयर की प्रेशर, जैसे मान लीजिए आप अभी अपने सर पे 10 ईंट रख रखे हैं, आपने एक उतार दी तो भार कम हुआ ना, घटेगा थोड़ी ना। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे आपका वायुदाब प्रेशर घटेगा। हाइड्रोजन का दाब घट जाता है? ऐसा नहीं है, वायुदाब घट जाता है। हाँ, वायुदाब घट जाता है, क्योंकि मान लीजिए अभी आपके ऊपर 5 एटमॉस्फेरिक लेयर है। अगर आप ऊपर चले गए 18 किलोमीटर ऊपर, 8 से 18 किलोमीटर होती है पहली लेयर, अगर उसको आप क्रॉस कर गए तो आपके ऊपर से एक एटमॉस्फेरिक लेयर कम हो गई। तो एयर जो उतनी ऊंचाई तक जितनी एयर थी उसका प्रेशर आपके ऊपर से कम हो गया, मतलब वायुदाब घट गया। अब देखिए, आपने जो हाइड्रोजन के अंदर एयर भरी है, जो नाइट्रोजन भरी है, या फिर जो भी हाइड्रोजन भरी है, हाइड्रोजन ने को जो आपने भरा, तो हाइड्रोजन का वेट तो उतना ही था, उसको आपने क्लोज कर दिया। अब ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो यहाँ तो आपके बराबर था, यहाँ पर प्रेशर बराबर था। अब जैसे जैसे ऊपर जाएगा क्या होगा? एयर का प्रेशर कम होगा और उसके अंदर का जो सिस्टम है, मतलब जो गुब्बारा है, गुब्बारे का अंदर का प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और वायुदाब घटेगा। तो इससे क्या होगा? ये ऊपर जाएगा, लेकिन एक समय सीमा के बाद जब इसकी प्रतिस्थापन सीमा से ऊपर चला जाएगा तो ये गुब्बारा फट जाएगा। तो वायुदाब घटेगा, इसलिए गुब्बारा फटेगा। वायुदाब घटेगा तो गुब्बारा फटेगा। 43 का डी। क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं। सूर्य से निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता रहता है? अब आपने पढ़ा होगा कि नाभिकीय जो ऊर्जा होती है, न्यूक्लियर एनर्जी जो होती है, वो दो तरीके की होती है। एक तो होता है नाभिकीय विखंडन और दूसरा होता है नाभिकीय संलयन। मैं आपको दोनों में अंतर बता दूं। नाभिकीय विखंडन क्या है? इसमें जो बड़े नाभिक होते हैं, जैसे मान लीजिए आप यूरेनियम 235 है, यूरेनियम 237 है, प्लूटोनियम है, तो ये क्या होता है? ये छोटे नाभिकों में टूटते हैं, अपने से छोटे नाभिक में टूटते हैं, और उससे क्या होता है कि बीटा कण, अल्फा रेज और साथ साथ एनर्जी निकलती है, काफ़ी एनर्जी निकलती है। और दूसरा क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। दोनों अपोजिट हैं। इसमें नाभिक टूटता है, बड़े नाभिक टूटते हैं जिससे एनर्जी निकलती है, और नाभिकीय संलयन में क्या होता है? छोटे नाभिक जुड़ते हैं जिससे एनर्जी निकलती है। मैं आपको एक इक्वेशन से बताता हूँ कि मान लीजिए आपके पास एक ड्यूटेरियम है। ड्यूटेरियम क्या होता है? हाइड्रोजन का समस्थानिक है, 1H2 ड्यूटेरियम का ये केमिकल रिप्रेजेंटेशन है। दूसरा है 1H3, ये है प्रोटियम। इससे क्या बनेगा? हीलियम का नाभिक बनेगा। हीलियम का नाभिक क्या होता है? सबको पता है, 2He4। और साथ में अब देखिए यहाँ पे, यहाँ मास कंजर्वेशन थ्योरी था नहीं कि मास कंजर्व होता है हमेशा। यहाँ पर देखिए मास का क्या कंजर्व है? नहीं, हीलियम का 4 है, यहाँ पर टोटल 5 है। तो इसके साथ साथ क्या होगा? एक न्यूट्रॉन भी निकलेगा। न्यूट्रॉन पे चार्ज, न्यूट्रॉन पे चार्ज कुछ नहीं होता है, ठीक। एक न्यूट्रॉन निकलेगा और इस न्यूट्रॉन के निकलने के साथ ही 17.6 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी भी निकलेगी। मतलब सिर्फ एक प्रोटियम और ड्यूटेरियम के जुड़ने से 17.6 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी भी निकलती है। और ऐसे ऐसे कितना बिलियंस नहीं, ट्रिलियंस ऑफ ये रिएक्शन होते रहते हैं सन के अंदर। तो इसीलिए कहते हैं कि जो नाभिकीय संलयन है, मतलब जो न्यूक्लियर फ्यूजन है, ये ज़्यादा ये ज़्यादा एनर्जी रिलीज करती है और ये कभी जल्दी रुकती नहीं है, क्योंकि छोटे नाभिक ऐसे जुड़ते जाएंगे और बड़ा बड़ा नाभिक बनाते जाएंगे, तो ये कभी प्रक्रिया रुकती नहीं है। यह है नाभिकीय संलयन, ठीक। तो सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता है? नाभिकीय संलयन। और जैसे हम लोग एटॉमिक बम सुनते हैं कि परमाणु बम है, तो परमाणु बम किस पे काम करता है? नाभिकीय विखंडन पे। या जो अभी हम लोग न्यूक्लियर बम, न्यूक्लियर एनर्जी होती है, जैसे हमारे यहाँ कैगा कर्नाटक में है न्यूक्लियर पावर प्लांट, नरौरा उत्तर प्रदेश में है न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसमें होता है नाभिकीय विखंडन। क्योंकि हम लोग अभी तक नाभिकीय संलयन की टेक्नोलॉजी को उतने अच्छे से सीख नहीं पाए हैं कि इसको हम नियंत्रित कैसे करें। जैसे नाभिकीय विखंडन का तो हमने सीख लिया है कि हम उसमें मंदक लगा देंगे, भारी जल लगा देंगे, प्लेटिनम की रॉड लगा देंगे, तो थोड़ा थोड़ा उसको करके स्लो कर देंगे प्रोसेस को। लेकिन नाभिकीय संलयन का प्रोसेस एक बार स्टार्ट हो गया तो हम उसको रोक नहीं पाएंगे। ऐसा अभी तक हम लोग सीख नहीं पाए। जिस दिन हम लोग ये सीख लेंगे उस दिन क्या होगा? ये एनर्जी सेक्टर में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो सूर्य में जो निरंतर ऊर्जा आती है किसके कारण आती है? नाभिकीय संलयन की वजह से आती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? देखिए, चाबी आप भरते हैं तो बार बार आप अपने हाथों से, उंगलियों से घुमाते जाते हैं, तो उसमें क्या होती है? एक स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। स्थितिज ऊर्जा आ जाती है और वही बाद में हम छोड़ देते हैं, तो चाबी भरी घड़ी जो होती है वो चलने लगती है इसी स्थितिज ऊर्जा के कारण। तो चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसा पदार्थ में पाया जाता है। यह भी स्थितिज ऊर्जा है। देखिए, जब स्थिति के परिवर्तन की वजह से, कोई मान लीजिए भौतिक पदार्थ है, उसमें उसकी स्थिति के परिवर्तन की वजह से कोई एनर्जी आ जाए तो उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा क्या होती है? जब उसके मूवमेंट या फ्लो से कोई एनर्जी क्रिएट हो तो उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पे इसके स्थिति के चेंज से एनर्जी क्रिएट हो रही है, तो ये हो गई स्थितिज ऊर्जा, ठीक। तो 46 का भी हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थितिज ऊर्जा।
नेक्स्ट देखते हैं 47, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था कि गतिज ऊर्जा क्या होती है, जब कोई फ्लो कर रहा हो, कोई रनिंग हो, जैसे बहता हुआ पानी देखो फ्लो कर रहा है ना, तो इसमें तो है। चली हुई गोली, गोली चल रही है तो इसमें भी है। चलता हथौड़ा चल रहा है, मूवेबल है तो इसमें भी है। खींचा हुआ धनुष, दो खींचा हुआ धनुष रुका हुआ है, ये नहीं कि चल रहा है। चलती हुई तीर रहता तो इसमें गतिज ऊर्जा होती, खींचा हुआ धनुष ये रुका हुआ है, तो इसी में नहीं है गतिज ऊर्जा, इसमें है स्थितिज ऊर्जा। क्योंकि धनुष मान लीजिए पहले ऐसे सिंपल था, ये हम आपको बना देते हैं, प्रयास करते हैं धनुष बनाने का। ये हमारी हो गई रॉड, और ये मैंने इसमें लगा दिया बोल्ट, और ये बना दिया धनुष, और इसमें ये लगी है तार। अब इसको हमने खींच रखा है, ठीक, खींच रखा है तो इसकी स्थिति में चेंजेस आ गए। मान लीजिए पहले यहाँ रहा होगा, इसकी स्थिति में चेंज आया, पहले यहाँ रहा होगा, खींच के मैंने इधर कर दिया, तो स्थिति में चेंज आने की वजह से इसमें स्थितिज ऊर्जा आ गई है। ये बाद में जब हम इसको एरो को छोड़ेंगे तो ये जो स्थितिज ऊर्जा होगी ये गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। इसकी वजह से हमारा जो बाण है वो आगे जाके गिरेगा। तो खींचा हुआ धनुष किसका एग्जाम्पल है, ये है स्थितिज ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर 48, आगे बढ़ते हैं। जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी। इसके लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो गतिज ऊर्जा होती है मतलब काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी ये क्या होता है, हाफ mv², हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, मतलब बेग का स्क्वायर। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ने का कोशिश कीजिए। काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ mv², और जो स्थितिज ऊर्जा होती है तो वो होती है mgh। स्थितिज ऊर्जा जो होती है पोटेंशियल एनर्जी उसको कहते हैं, वो होती है mgh, उसको भी आप लोग लिख लेंगे। यहाँ गतिज ऊर्जा देखते हैं कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है, एक चल वस्तु है, मान लीजिए कोई भी एक वस्तु है, इसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। इसकी गतिज ऊर्जा को हम दोगुना कर देते हैं, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी थी इसको हम लोगों ने, मान लीजिए पहले एक थी तो अब दो कर दिए, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। यहाँ पे गतिज ऊर्जा गति दोगुनी होगी, गतिज ऊर्जा नहीं बेटा, ये क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ते हैं। जब एक वस्तु की गति दोगुनी होती है, यहाँ गति जब दोगुनी होगी तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, गतिज ऊर्जा पे क्या इंपैक्ट आएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv², हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो अगर मान लीजिए पहले बेग 2 था तो अब इसका स्क्वायर टाइम हो जाएगा। जब ये दुगना हुआ तो कितना हो गया, 4 गुना हुआ, क्योंकि हम मास को तो यहाँ कन्वर्ट कर नहीं रहे हैं, मास जितना था उतना ही है, और हाफ तो कांस्टेंट है, मतलब हाफ 1/2 और मास दोनों कांस्टेंट है, वो तो बदल नहीं रहे हैं। तो एनर्जी बदलेगी तो किसकी वजह से बदलेगी, सिर्फ बेग की वजह से। अब बेग को हमने कर दिया दोगुना, बेग मतलब गति, ठीक, गति को हमने कर दिया दोगुना, तो गति को जब दोगुना करेंगे तो जो एनर्जी होगी वो कितना हो जाएगी, v² टाइम, मतलब दोगुना करेंगे तो 4 गुना हो जाएगा। अगर 3 गुना करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 गुना हो जाएगा। अगर मान लिया 10 गुना करें तो कितनी हो जाएगी एनर्जी, 100 गुना हो जाएगी, है नहीं है। अगर 50 गुना करें तो कितनी हो जाएगी, 2500 गुना हो जाएगी। मतलब जितने गुना हम बेग को बढ़ाएंगे उसके स्क्वायर टाइम्स, ठीक, उसका वर्ग कर देंगे, उतने टाइम काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर 2 गुना हुआ है तो कितने गुना बढ़ेगी, 4 गुना बढ़ जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश। क्वेश्चन नंबर 49 है कि द्रव्य है, ना तो उसका सृजन किया जा सकता है और ना ही उसका विनाश। ये कौन सा नियम है, ये आपको बताना है। अब आपको ऊर्जा संरक्षण नियम याद आ रहा होगा। ऊर्जा संरक्षण नियम क्या कहता है कि एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। द्रव्य क्या है, एनर्जी ही तो है। तो मतलब एनर्जी का ना तो जो द्रव्य है ना तो उसका सृजन किया जा सकता है, मतलब ना तो उसको बनाया जा सकता है ना तो उसको बिगाड़ा जा सकता है। तो लोग कहेंगे कि हम लोग देखिए वाटर, बहते हुए वाटर से फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे बनाते हैं, वो एनर्जी का फॉर्म क्रिएट करते हैं। वाटर में पहले से उतनी एनर्जी होती है फ्लोइंग वाटर में, बस हम उसके फॉर्म्स को क्रिएट कर लेते हैं कि जो क्या होती है, वो बह रहा है वाटर तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी, गतिज ऊर्जा होगी। तो गतिज ऊर्जा को हम इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में बदल देते हैं बस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण का नियम। 49 का सही आंसर ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण का नियम आपको ये बताता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश। एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुक जाता है, आप बताइए क्यों झुकता होगा, गिरे ना, है नहीं है। सिंपल सा जवाब क्या है, वो इसलिए झुक जाता है ताकि वो गिरे ना। अब क्यों नहीं गिरता है ये मैं आपको बताता हूँ। क्यों नहीं गिरता है, रीज़न ये है, वो तो इसीलिए झुकता है ताकि हम गिरे ना। देखिए बेटा, यहाँ पे समझने वाली की बात है कि जैसे जब अगर मान लीजिए कर्व्ड सरफेस आया, ठीक, मोड़ पे क्या होता है, हम लोग एक तरफ की सड़कें ऊंची रखते हैं, दूसरी तरफ पे नीचे रखते हैं, तो गुरुत्व केंद्र हमारा हट जाता है। तो गुरुत्व केंद्र को बैलेंस करने के लिए कि गुरुत्व केंद्र अंदर की तरफ बना रहे, गुरुत्व केंद्र जो है वो अंदर की तरफ बना रहे, वो डिसबैलेंस ना हो, हम अपनी साइकिल को उतना झुका देते हैं, ठीक, हम अपनी साइकिल को उतना झुका देते हैं। तो बहुत लोग क्या होता है अपने शरीर को ही झुका के बैलेंस करने लगते हैं, कोई तो थोड़ा इधर टेढ़ा हो जाता है, कोई उधर टेढ़ा हो जाता है,
तो हम लोग क्यों झुक जाते हैं? ताकि हम गिरे ना। और गिरे क्यों ना? क्योंकि गुरुत्व केंद्र को बैलेंस करके रखें। तो यहाँ पे गुरुत्व केंद्र को बैलेंस करके रखने वाला ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी है कि वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र का आधार अंदर बना रहे, जिससे वह गिरने से बच जाए। हाँ देखिए ऑप्शन में भी दिया है, जिससे वह गिरने से बच जाए। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 51, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? दूध से क्रीम निकालने के लिए अपकेंद्रीय बल लगता है, इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक, दो बल होते हैं जो अंदर और बाहर लगते हैं, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन डायरेक्शन में लगता है। ठीक, और उपकेंद्रीय बल कोई बल नहीं होता, उपकेंद्रीय बल कोई बल नहीं होता, इसको कहते हैं अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। 51 का ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 52, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? मान लीजिए एक पत्थर है, आप उसको चांद पर था, जैसे हमारे इसरो के प्रोग्राम होते हैं, नासा का होता है, CNSC का होता है, वो लोग क्या करते हैं वहाँ से कुछ ना कुछ लेके आते हैं, तो क्या उसका द्रव्यमान बदल जाएगा? आप एक फार्मूला मैंने बताया था पहले वीडियो में कि W क्या होता है? mg। वेट क्या होता है? मास इंटू ग्रेविटी। तो क्या मास बदल रहा है? मास कभी नहीं बदलता है, द्रव्यमान संरक्षित रहता है, मास नहीं बदलता है। ग्रेविटी चेंज होती है जिसकी वजह से भार बदलता है, ग्रेविटी चेंज होती है जिसकी वजह से भार बदलता है। अब आपको मैंने ये भी बताया था कि ग्रेविटी मून पे कितनी होती है? अर्थ का लगभग 1/6, 1/6 हम मान लेते हैं कि 1/6 है, सीधे सीधे लगभग 1/6 होती है। तो जब हम अर्थ पे लाएंगे तो जैसे मान लीजिए वहाँ पे 10 गुना थी, 10 था तो ये 1/6 था। तो अगर 1/6 कोई वैल्यू 10 है, अगर मान लीजिए x है तो x का 1/6 अगर 10 किलो है, 1/6 10 है, तो जब वो अर्थ पे आएगा तो कितना हो जाएगा? इसका 6 टाइम मतलब 60 किलोग्राम हो जाएगा, है नहीं है? तो वहाँ का पत्थर मान लीजिए अगर 1 किलो का था तो यहाँ आएगा तो कितना हो जाएगा? 6 किलो का, मतलब तो इसके 6 गुना बढ़ जाता है, पृथ्वी पर 6 गुना बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? आप समझ गए, क्योंकि अर्थ पे ग्रेविटी 6 टाइम होती है मून की ग्रेविटी से। तो द्रव्यमान नहीं बदलता है, द्रव्यमान उतना ही रहता है, भार बदल जाएगा। तो कहने का मतलब है इसका भार बदलता है परंतु द्रव्यमान नहीं। ऑप्शन 52 का बी सही आंसर है कि इसका भार तो बदलता है लेकिन द्रव्यमान नहीं। क्वेश्चन नंबर 52 सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? देखिए लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति पे एक आप फार्मूला लिख लीजिए कि जो जी होती है, डब्ल्यू जो होता है, डब्ल्यू होता है, मैंने आपको बताया ना कि डब्ल्यू क्या होता है? mg, है ना? ये डब्ल्यू नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है? mg। अब जैसे मान लीजिए आप अचानक से ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं तो उसमें प्लस माइनस ma होता है, प्लस माइनस ma। प्लस कब होता है, माइनस कब होता है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा। जब त्वरण, मान लीजिए जब कोई लिफ्ट है, लिफ्ट में बैठे हो, अगर मान लीजिए वो एक्सेलरेट करती है, जब बैठे हो भी रुके थी, अचानक से फिर वो चलेगी, फिर तेज़ चलेगी, फिर जाके एक बाद में रुक जाएगी, तो जो ऊपर से नीचे आती है तो क्या होता है? वो नेगेटिव हो जाता है, ma जो है ये नेगेटिव हो जाएगा एक्सेलरेशन, फिर वो रिटार्डेशन आपकी तरफ बदल जाएगा यहाँ पर। और जब ऊपर जाते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाता है, जब ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जब हम लिफ्ट से नीचे आते हैं, जैसे मान लीजिए हम 10वीं मंजिल पर हैं और 10वीं मंजिल से जब हम नीचे की तरफ आएंगे, 10वीं मंजिल से हम नीचे की तरफ आएंगे तो क्या होगा कि हमारा जो भार है वो हमको कम लगेगा कि हमारा भार कम हो गया है, लेकिन कम होता नहीं है, वो आभासी होता है, वो कम नहीं होता है, तो हमारा भार घटा हुआ प्रतीत होता है। और जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? प्लस ma हो जाएगा। तो मास और जितना एक्सेलरेशन होगा उसका हमको लगेगा कि हमारा भार बढ़ा हुआ है। और जब हम ना ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे तो एक्सेलरेशन 0 रहेगा, है नहीं है? तो इस वजह से ma वाला 0 हो जाएगा, तो W mg, मतलब जितना हमारा वेट है उतना ही हमको महसूस होगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, ऊपर जाएगी तो अधिक मालूम पड़ेगा, ठीक, और नीचे आएगी तो घटा हुआ मालूम पड़ेगा, और स्थिर रहेगी तो जितना है उतना ही मालूम पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 54, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है। अभी मैं आपको समझा चुका हूँ, W mg प्लस माइनस ma। ठीक, जब नीचे आती है तो क्या होता है? ma निगेटिव हो जाता है, नीचे आएगी तो भार कम होगा। इसमें कम वाला बताना है, तो जब लिफ्ट नीचे आ रही हो, त्वरण के साथ नीचे, ऑप्शन बी सही है, 54 का बी, त्वरण के साथ नीचे आ रही हो। क्वेश्चन नंबर 55 पर चलते हैं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का है? कहने का मतलब इसके है, इसमें तो दिया तो है कि सबसे नज़दीक है, मैंने बताया था ना आपको, अप्रॉक्स होता है 1/6, वही आंसर सही है। कितना होता है? 1/6। 55 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 56, लोलक की अवधि, लोलक कहते हैं पेंडुलम को, जो पेंडुलम है उसकी अवधि, अवधि मतलब काल अवधि होती है, टाइम पीरियड, उसकी टाइम पीरियड क्या होती है? तो इसके लिए एक फार्मूला है, आप लिख लीजिए
T इज इक्वल टू 2 पाई रूट L बाई जी। क्या होता है? T इज इक्वल टू 2 पाई रूट L बाई जी। तो जी तो अर्थ के सरफेस पे क्या है? कांस्टेंट है। मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं तो यहाँ पर कांस्टेंट है, वो तो घट बढ़ रहा नहीं है। वहाँ पे ग्रेविटी कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती ही है नहीं? तो डिपेंड किसके कर रहा है? यल पे। मतलब T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। रूट L था तो इसको मैं L स्क्वायर कर दे रहा हूँ, चलो रूट L ही लिख दे रहा हूँ। तो T क्या है? रूट L पर डिपेंड कर रहा है। मतलब लंबाई जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे या घटाएंगे उसके हिसाब से जो आवर्तकाल है वो इम्पैक्ट होगा। अब बताइए, अगर आप लंबाई बढ़ाएंगे तो क्या होगा? लंबाई ज़्यादा होगी तो इसकी वैल्यू, T की वैल्यू ज़्यादा आएगी, तो मतलब आवर्तकाल बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए 10 मीटर का धागा आपके पास था, उसके आवर्तकाल अगर 5 सेकंड था तो उसको आप 100 कर देंगे तो ये बढ़ जाएगा, है नहीं है? 5 सेकंड के बजाय 25 सेकंड हो जाएगा। स्क्वायर टाइम हुआ है तो स्क्वायर टाइम वो भी बढ़ जाएगा, और जबकि अगर घटाएंगे तो घट जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं कि किसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर तो क्वेश्चन यही था कि किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो डिपेंड किसके ऊपर करता है? लंबाई पर। लंबाई देखते हैं कहाँ है? लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। 56 का B सही है। आगे देखते हैं, फिर से वही क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको फार्मूला के माध्यम से समझाता हूँ, क्योंकि एक ही फार्मूले पर 3-4 तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आप फार्मूला जब मैं बताऊँ तो ध्यान से उसको नोट कर लेंगे, उसको समझ लेंगे। फिर से यही है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? आपको फिर से पता होगा, द्रव्य की प्रॉपर्टी पर जाइए आप। क्या होता है, जब गर्मियाँ ज़्यादा होंगी तो वो क्या होंगे? एक दूसरे से दूर जाएंगे, थोड़े लंबे हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए पहले 2 मीटर की थी तो अब 4 मीटर की हो गई, तो अगर वो उसका लंबाई बढ़ेगी तो उससे क्या होगा? उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, है नहीं है? तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा तो वो सुस्त हो जाएंगी। क्या होंगी? सुस्त हो जाएंगी। तो 57 का यहाँ पे सही क्या है कि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। लोलक की लंबाई क्या होगी? बढ़ जाएगी, गर्मी की वजह से बढ़ जाएगी। आपने बहुत पहले पढ़ा होगा 6-7 में कि ठंडियों में हम 2 ट्रेन की पटरियों के बीच में थोड़ी जगह छोड़ देते हैं। क्यों? गर्मियों में, है नहीं? ताकि वो पिघल के एक में मिक्स ना हो जाए। यही उसका रीज़न था। गर्मियों में क्या होता है, चीज़ें एक्सपैंड करती हैं, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। लोलक बढ़ेगी तो दोलन में लगा हुआ समय बढ़ेगा। अब दोलन में लगा हुआ समय बढ़ेगा, अब जैसे मान लीजिए एक बार घूमने में पहले उसको 60 सेकंड लगते थे सेकंड वाली सुई को, तो अब वो 60 के बजाय 65 सेकंड लगेगा। तो 5 सेकंड के हिसाब से हमारी घड़ी स्लो होती जाएगी, है नहीं है? 5 सेकंड के हिसाब से हमारी घड़ी धीरे धीरे स्लो होती जाएगी, और धीरे धीरे देखते देखते हमारा टाइम पीछे हो जाएगा। 58 देखते हैं, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल बढ़ेगा। अभी मैंने फार्मूला बताया था, उसी पे ये भी है। देखिए, एक ही फार्मूले पर 3 क्वेश्चन सीधे सीधे आए हैं। T इज इक्वल टू 2 पाई रूट L बाई जी। मैंने आपको बताया था कि लंबाई जितनी बढ़ेगी उसका स्क्वायर रूट टाइम, रूट L है ना, स्क्वायर रूट टाइम घट जाएगा, वो बढ़ जाएगा आवर्तकाल। तो 4% बढ़ा है तो 4% का स्क्वायर रूट निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 2%, क्योंकि रूट L है, अंडर रूट L है। तो रूट L की जगह पे 4 यहाँ पे पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है? 2। तो 2% क्या होगा? बढ़ जाएगा। 2% बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं, क्योंकि देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो 2% क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पाउसो अनुपात। ठीक है, जो पार्श्व विकृति है और जो अनुदैर्ध्य विकृति है, इसके अनुपात को क्या कहते हैं? पाउसो कहते हैं। पाउसो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि जो पार्श्व विकृति, जैसे मान लीजिए आपके पास एक रॉड है, एक पतली सी रॉड है या रबर है, तो आप उसको खींचेंगे तो उसकी लंबाई बढ़ती चली जाएगी। अब जैसे जैसे आप खींच रहे हैं, मान लीजिए ये रॉड है और इसको आप खींचते चले जा रहे हैं, तो लंबाई बढ़ती चली जाएगी, लेकिन इसकी मोटाई क्या होगी? कम होगी। जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी मोटाई घटती जाएगी। अब मान लीजिए आप बीच से दबा देते हैं कहीं पे, तो अभी क्या होगा? इसका शेप चेंज हो जाएगा। तो इन्होंने यही बताया कि जो पाउसो विकृति है, ठीक, इनको पाउशियन भी कहते हैं, POISSON, पॉइसन्स। ठीक, पॉइसन्स स्ट्रेन इसको कहते हैं, पॉइसन्स गुणांक। तो ये क्या होता है, जैसे जैसे आप इसको खींचेंगे तो इसके पार्श्व का नाप जो है, जैसे मान लीजिए इसकी जो लेटरल डायमेंशंस हैं वो क्या होंगी? चेंज होंगी। तो लेटरल डायमेंशंस का चेंज और अपान जो इसकी अनुदैर्ध्य विकृति है, मतलब जो इसके लेंथ में चेंज होगा, उन दोनों का जब आप डिवीजन करके अनुपात निकालेंगे तो उसकी जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो पाउसो गुणांक के बराबर होती है। अब सबसे ज़्यादा किस में होती है पाउसो गुणांक? तो सबसे ज़्यादा रबर में होता है। सबसे ज़्यादा किस में होता है? ये सबसे ज़्यादा होता है रबर। जैसे रबर है तो मान लीजिए आप उसको खींचेंगे तो आप उसको सबसे ज़्यादा खींच सकते हैं। आपको भी पता होगा कि रबर को हम सबसे ज़्यादा खींच के बढ़ा सकते हैं। उसके बाद वो गोल्ड की होती है, और सबसे कम किसकी होती है? ये कॉर्क की होती है। कॉर्क की सबसे कम होती है। कॉर्क को खींचेंगे तुरंत वो टूट जाएगा, वो बढ़ता नहीं है। सबसे कम कॉर्क की होती है, सबसे ज़्यादा रबर की होती है। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, इसका क्या कारण है? तो वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 59 का ऑप्शन ये करेक्ट है। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, इसका सही कारण है सतही तनाव के कारण। सतही तनाव को खुद बच्चे नहीं समझ पाएंगे तो वो समझ लें, इसको कहते हैं पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से होता है। तो 60 का सही आंसर ए है। मैं पृष्ठ तनाव आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ, क्योंकि वीडियो यहीं पे ख़त्म हो गया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। अब हम आपको अभी बता दे रहे हैं इसी वीडियो में कि सरफेस टेंशन होता क्या है। देखिए बेटा, सरफेस टेंशन जानने से पहले आपको दो तरह के बल होते हैं, उनको समझना पड़ेगा। एक होता है ससंजक बल और एक होता है असंजक बल, कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। अब कोहेसिव फोर्स क्या है? जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है, वो एक ही पदार्थ के अणु से बना है। अब जैसे आपके पास एक मान लीजिए लोहे का बॉल है, तो लोहे में किसके, आयरन के ही सारे मॉलिक्यूल हैं। तो एक ही मॉलिक्यूल से जब बना होगा तो उसके बीच में लगेगा, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में बल लगता है उसको कहते हैं ससंजक बल, मतलब कोहेसिव फोर्स। और जो अलग तरीके के मॉलिक्यूल्स के बीच में बल लगेगा उसको हम कहते हैं असंजक बल। इसलिए क्या होता है, जो ठोस होते हैं, मतलब जो चीज़ें ठोस होती हैं, मतलब सॉलिड होती हैं, उनके बीच में ससंजक बल क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड के बीच में। लिक्विड में क्या होता है, थोड़ा कम होता है, इससे कम होता है। और जो गैसेस होते हैं उसमें होता ही नहीं है। इसलिए देखो, जो इसमें बहुत ज़्यादा होता है तो ये आपस में चिपके रहते हैं सॉलिड वाले, है नहीं है। मैंने क्या कहा कि ये दो समान तरह के अणुओं के बीच में लगता है और उनको आपस में मिलाए रखता है। और असंजक क्या होगा, इसका अपोजिट है। इसलिए देखो, सॉलिड सबसे ज़्यादा पास पास होते हैं, लिक्विड क्या होता है, थोड़ा उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, गैसेस के तो बहुत दूर दूर होते हैं, उसमें नगण्य होता है, बिल्कुल ना के बराबर होता है। तो वो क्या करता रहता है, विचरण करता रहता है इधर उधर। असंजक में क्या होता है, असंजक में भी यही चीज़ है, बस क्या होता है कि जो पदार्थ के अणु हैं वो समान न होकर अलग अलग तरह के हो जाते हैं। मतलब भिन्न पदार्थ के अणु के बीच में जब आपस में बल लगता है तो उसको असंजक बल कहते हैं, एडहेसिव फोर्सेस कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम लोग छोटे क्लासेस में पढ़ते थे तो हम ब्लैक बोर्ड पर पढ़ते थे। ब्लैक बोर्ड में किससे लिखा जाता था, चाक से। तो चाक से जब टीचर लिख के जाते थे तो वो ऐसा लगता था कि बोर्ड के ऊपर कुछ चिपका दिया गया है। तो वो क्यों चिपक जाता था, चाक जो है वो बोर्ड में क्यों चिपकता था, असंजक बल की वजह से। अगर मान लीजिए हम पानी लेते हैं और पानी को ग्लास के ऊपर फेंकते हैं तो क्या हो जाएगी, ग्लास में थोड़ी सी लग जाएगी बूंद बूंद, क्यों चिपक जाता है, वो भी असंजक बल की वजह से चिपक जाता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो पानी के अणुओं के बीच में, अब जैसे पानी क्या है, वो H2O है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स उसमें हैं। तो जो उनके बीच में आपस में बल है, जो एक अणु दूसरे अणु, पहले वाटर मॉलिक्यूल फिर दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, इनके बीच में लग रहा है असंजक बल, ये तो कुछ ना कुछ रहेगा ही। इससे क्या होता है, जो असंजक बल होता है, पानी और ग्लास के बीच के लगने वाला असंजक बल ज़्यादा हो जाता है, इसलिए चिपक जाता है। मान लो ग्लास के ऊपर हम लोहे के वो रॉड रखेंगे तो थोड़ी चिपक जाएगा, वो गिर जाएगा, क्योंकि अब क्या, ससंजक बल ज़्यादा है, संजक बल कम है। तो पृष्ठ तनाव क्या होता है, जैसे मान लीजिए द्रव के भीतर कोई अणु ससंजक बल के कारण अपने जुड़ा हुआ होता है, और बाहर से पृष्ठ तनाव क्या है बेटा, कि द्रव का जो स्वतंत्र पृष्ठ होगा, मान लीजिए एक ग्लास वाटर है तो जो स्वतंत्र पृष्ठ होगा, मतलब जो चारों तरफ से खुला है, ऊपर वाला पार्ट मान लीजिए है, तो वो कम से कम क्षेत्रफल पाने की कोशिश करता है, कम से कम क्षेत्रफल घेरने की कोशिश करता है, और इसी को हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। वीडियो को यहीं पर विराम देंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, हमको सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए देखते रहिए आर्म्स क्लासेस। जय हिंद।